हेलो एवरीवन, बोकिया एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं द बॉयज के सीजन 5 के पहले और दूसरे एपिसोड के बारे में। और भाई सच कहूं तो सीजन की शुरुआत देखकर ही लग रहा है कि ये 5th और फाइनल सीजन एकदम बवाल होने वाला है। मेकर्स मेन कैरेक्टर्स को मारने से बिल्कुल भी डर नहीं रहे। इस वीडियो में हम इन पहले 2 एपिसोड्स का पूरा डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे। साथ ही जेन वी के क्रू के कनेक्शंस, सूप किलिंग वायरस का क्या होगा और सोल्जर बॉय के वापस जिंदा होने की थ्योरी को भी डिकोड करेंगे। ध्यान रहे, एपिसोड 2 के आगे का कोई स्पॉइलर नहीं होगा और ट्रेलर का ब्रेकडाउन मैं वीडियो के एंड में करूंगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ चलते हैं। इस सीजन की पहली आवाज जो हमें सुनाई देती है वो है एक उबलते हुए पानी के बर्तन की। अगर आपको याद हो तो सीजन 3 में भी ऐसी ही एक आवाज बैकग्राउंड में आई थी जब विलियम बूचर ने होमलैंडर को फ्लाइट 37 क्रैश करते हुए देखा था। ये एक बहुत ही सटल हिंट था कि स्टारलाइट वॉट की शेयर होल्डर मीटिंग में उसी क्रैश की वीडियो ब्रॉडकास्ट करने वाली है। इस वक्त स्टारलाइट को स्टेट का दुश्मन मान लिया गया है क्योंकि होमलैंडर ने अमेरिका के प्रेसिडेंट रॉबर्ट सिंगर को वाइस प्रेसिडेंट विक्टोरिया न्यूमन के मर्डर में फंसा दिया है। और अब होमलैंडर का पपेट स्टीवन कैलहोन नया प्रेसिडेंट बन चुका है जिसने मार्शल लॉ लगा दिया है और सुपर हीरोज को नेशनल पुलिस फोर्स बना दिया है। स्टारलाइट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि उसने जेन वी के सीजन 2 में मैरी मॉरो को प्रोजेक्ट ओडेसा इन्वेस्टिगेट करने को कहा था। द बॉयज का ये सीजन जेन वी सीजन 2 के करीब 6 महीने बाद सेट है। स्टारलाइट बताती है कि उसने पिट्सबर्ग में एक रेड की है। और कोइंसिडेंस देखिए, बुचर का नया हाइडआउट इरी काउंटी पेंसिल्वेनिया में है जो मैरी मॉरो की लास्ट लोकेशन से बस 2 घंटे की दूरी पर है। तो आप शर्त लगा सकते हैं कि मैरी मॉरो का इस सीजन में होमलैंडर को गिराने में बहुत बड़ा रोल होने वाला है, स्पेशली क्योंकि उसके पास ब्लड पावर्स हैं और ये पूरा सीजन एक ऐसे वायरस के इर्द गिर्द घूमता है जो खून पर अटैक करता है। गैविन नाम के एक स्टेज मैनेजर की मदद से स्टारलाइट उस इवेंट में घुसकर वो फुटेज अपलोड कर देती है। फ्लाइट 37 का क्रैश सीजन 1 का वो इवेंट था जहां होमलैंडर ने गलती से अपने लेजर से कॉकपिट के कंट्रोल्स काट दिए थे और प्लेन को डूबने दिया था। इसी हादसे की वजह से जेन वी में डीन शेट्टी ने सू किलिंग वायरस बनाया था। स्टारलाइट को अंदर घुसते हुए ब्लैक नॉयर देख लेता है और भाई इस नए ब्लैक नॉयर के साथ कुछ तो गड़बड़ है। असली ब्लैक नॉयर तो सीजन 3 के फिनाले में मारा गया था। ये नया वाला एक थिएटर का लड़का है जो बस उसका रोल प्ले कर रहा है। जेन वी और द बॉयज के पिछले सीजन में ये बंदा चुप ही नहीं होता था, तो अब अचानक से ये इतना शांत कैसे हो गया? क्या वो सच में अपने कैरेक्टर में घुस गया है या फिर उसकी जगह किसी और को ले आया गया है? डीप भी नोटिस करता है कि नॉयर रोज दोपहर को कहीं गायब हो जाता है। क्या वो अंदर ही अंदर स्टारलाइट के साथ मिला हुआ है? ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। जब वो वीडियो लीक होती है तो होमलैंडर की आंखें गुस्से से चमक उठती हैं, मानो वो ऑडियंस में बैठे हर इंसान को उड़ा देना चाहता हो। लेकिन सिस्टर सेज उसे कंट्रोल कर लेती है। सिस्टर सेज ने ही प्रेसिडेंट सिंगर को फंसाया था और होमलैंडर को पावर में लाया था। हमें पता चलता है कि जेन वी में सिस्टर सेज का गोडोल्किन के फाउंडर के साथ एक सीक्रेट अफेयर था, लेकिन होमलैंडर को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सिस्टर सेज एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाती है और कहती है कि फ्लाइट 37 की वीडियो एक एआई डीप फेक है। यहीं पर हमारी मुलाकात एशली बैरेट से होती है जो अब अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है। सीजन 4 के एंड में अपनी जान बचाने के लिए उसने कंपाउंड वी लिया था। अब एशली की नई पावर है माइंड रीडिंग, लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। एशली खुद दिमाग नहीं पढ़ सकती, बल्कि उसके सिर के पीछे जो एक दूसरा खौफनाक चेहरा बन गया है वो माइंड रीड करके एशली को बताता है। इसका मतलब ये है कि वो दूसरा चेहरा एशली से झूठ भी बोल सकता है या फ्यूचर में उसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल भी कर सकता है। और हाँ, सिस्टर सीज का दिमाग इतना तेज है कि एशली की पावर उस पर काम नहीं करती। होमलैंडर इस वक्त बहुत बौखलाया हुआ है। वो चाहता है कि लोग उसे जूलियस सीजर की तरह पूजें और उस पर पूरी तरह से डिवोटेड रहें, लेकिन वो ये भूल जाता है कि सीजर को उसी के करीबियों ने पीठ में छुरा घोंपा था। होमलैंडर कहता है कि जब तक ह्यूई, एमएम और फ्रेंची नहीं मारे जाते तब तक वो खुश नहीं होगा। हमें वॉट के फ्रीडम कैंप्स भी दिखाए जाते हैं जो सच कहूं तो किसी नाजी कैंप जैसे हैं। यूई, एमएम और फ्रेंची को वहीं कैद किया गया है और वहां के गार्ड्स और कोई नहीं बल्कि पुराने कैदी सिंडी और लव सॉसेज है। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड में बिली बूचर अपने पिता से मिलने जाता है। टेम्प वी के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बूचर के अंदर कैंसर के ट्यूमर ने एक पैरासाइट का रूप ले लिया है जो उसके दिमाग में जो कैसलर बनकर घूम रहा है। ये ट्यूमर काले और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेंटिकल्स में बदल जाता है। बूचर यहां अपने ही पिता को मार डालता है क्योंकि बचपन में उसने बूचर और उसके भाई लेनी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। अब ये कहना मुश्किल है कि ये बूचर ने किया या उस कैंसर ने। फायर क्रैकर की बात करें तो होमलैंडर को दूध पिलाने के लिए जो दवाइयां वो ले रही थी उसकी वजह से उसके हार्ट में प्रॉब्लम आ गई है
उसने वो दवाइयां बंद कर दी हैं और अब उसके पास होमलैंडर को कंट्रोल करने का वो इकलौता तरीका भी खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि अब वो प्रेग्नेंट होने की कोशिश करेगी ताकि उसका काम फिर से शुरू हो सके। फिलीपींस में बूचर किमिको के पास पहुंचता है ताकि वो यूई, एमएम और फ्रेंची को बचाने में मदद करे। यहाँ एक बहुत ही क्यूट और शॉकिंग मोमेंट आता है जब किमिको फाइनली बोलने लगती है। हाँ, 5 सीजन लग गए लेकिन अब वो बोल सकती है, और वो भी गालियों के साथ। बूचर का इन सबको बचाने का असली मकसद कुछ और ही है। उसे फ्रेंची चाहिए ताकि वो उस सू किलिंग वायरस को वेपनाइज कर सके। इसलिए वो स्टारलाइट को मजबूर करता है कि वो यूई से पहले फ्रेंची को बचाए। जब रेस्क्यू मिशन शुरू होता है तो एमएम लव सॉसेज को उसी के हथियार से मार गिराता है। होमलैंडर भी वहां पहुंच जाता है और जब वो यूई को उड़ाने वाला होता है तभी ए ट्रेन एंट्री मारता है और यूई को बचा लेता है। ए ट्रेन और होमलैंडर के बीच की ये दौड़ बहुत ही एपिक थी। सीजन 1 में ए ट्रेन किसी की परवाह नहीं करता था, लेकिन यहां वो एक इनोसेंट औरत को बचाने के लिए अपना रास्ता बदल लेता है और लड़खड़ाकर होमलैंडर के हाथों पकड़ा जाता है। मरने से पहले ए ट्रेन होमलैंडर को बहुत खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि बिना पावर्स के होमलैंडर एकदम जीरो और लूजर है। फाइनली होमलैंडर ए ट्रेन को मार देता है। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने सच में रुला दिया। ए ट्रेन के फ्यूनरल पर एशली का पति ओ फादर स्पीच देता है। होमलैंडर को उस वक्त एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, माई स्वीट बॉय। मुझे लगता है ये मैडलिन स्टिलवेल या फिर स्टॉर्मफ्रंट की आवाज हो सकती है। अब बूचर अपनी टीम के साथ एक पुराने स्कूल में जाता है जहां वो डॉक्टर समीर शाह से मिलते हैं। समीर ने एक ऐसा वायरस बना लिया है जो होमलैंडर को मार सकता है, लेकिन पहले उसे टेस्ट करना पड़ेगा। वो इसके लिए टीनेज किक्स के एक पुराने सूप रॉक हार्ड को चुनते हैं जो अब 30,000 पाउंड्स का हो चुका है। उधर होमलैंडर अपने पिता सोल्जर बॉय को क्रायो चेंबर से बाहर निकालता है और उसे बूचर को मारने का टास्क देता है। जब बूचर और उसकी टीम रॉक हार्ड की जगह जाती है तो होमलैंडर का बिछाया जाल उनके सामने आ जाता है। सोल्जर बॉय उन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वो वायरस रिलीज हो जाता है। वायरस फैलते ही सोल्जर बॉय, रॉक हार्ड और जेट स्ट्रीक गिर जाते हैं और हमें लगता है कि वो मारे गए। लेकिन भाई एपिसोड के एंड में एक बहुत बड़ा WTF ट्विस्ट आता है। होमलैंडर जब अपने पिता की लाश के पास से गुजर रहा होता है तो हम देखते हैं कि सोल्जर बॉय वापस जिंदा हो जाता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब हमें ट्रेलर के ब्रेकडाउन से मिलता है। ट्रेलर में V1 नाम के एक कंपाउंड का जिक्र है जो वॉट का पहला कंपाउंड था। डॉक्टर शाह बताते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक लेकिन इफेक्टिव सीरम है जो इंसान को इमॉर्टल बना सकता है। सोल्जर बॉय को यही V1 दिया गया था जिसकी वजह से वो सूप किलिंग वायरस से बच गया। ट्रेलर में हम मिस्टर मैराथन और जोई न्यूमन को भी देखते। स्टेन एडगर भी वापस आ गया और ऐसा लग रहा है कि बूचर के बिना ही बाकी टीम उसके साथ सीक्रेटली डील कर रही है। रायन भी ट्रेलर में काफी गुस्से में दिख रहा है और एक सीन में होमलैंडर किसी को बहुत बुरी तरह पीट रहा है जो शायद रायन ही हो सकता है। ओवरऑल ये पहले 2 एपिसोड्स बहुत ही कमाल के थे और आगे का सीजन तो और भी खतरनाक होने वाला है। वेल, आपको ये एपिसोड्स कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में।